हेलो जवानों, स्वागत है आपका देशवाल कॉमर्स क्लासेस में। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा जो यूनिट चल रहा है इकोनॉमिक्स में, उसका नाम है नेशनल इनकम। बच्चों, हम उसके 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझा था, फैक्टर सर्विस क्या होती है ये समझा था हमने, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट सीखा था हमने। बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो हम कंप्लीट करेंगे वो हम कंप्लीट करेंगे बच्चों इन्वेस्टमेंट क्या होता है, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, एंड हम कंप्लीट करेंगे व्हाट इज जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, जीडीपी के टाइप्स क्या होते हैं, एंड हम कंप्लीट करेंगे बच्चों लिमिटेशन ऑफ रियल जीडीपी इन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बने रहिएगा आप लोग लास्ट तक, और जल्दी से इस वीडियो को फिर से शेयर कर दीजिए बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ में। आपको ये टॉपिक 100% समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल्स लेके आया हूं आप लोगों के सामने। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम इन्वेस्टमेंट। बच्चों, इन्वेस्टमेंट टॉपिक ये नया नहीं है। इन्वेस्टमेंट का नाम आप लोगों ने 11th क्लास में भी सुना है अकाउंट में। याद है इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता था कि हमने कोई मशीन खरीद ली, हमने कोई लैंड खरीद ली, हमने कोई घर खरीद लिया, हमने कोई गाड़ी खरीद ली, ये सभी क्या थे, इन्वेस्टमेंट। और बच्चों, इन्वेस्टमेंट का नाम मैं आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी समझा चुका हूं कि एक इकोनॉमी के अंदर 3 टाइप की एक्टिविटीज हो सकती हैं। पहला क्या था, पहला यह था कि कोई भी पर्सन बना सकता है, प्रोड्यूसर हो सकता है, यानी गुड्स को प्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा पर्सन उसे कंज्यूम कर सकता है। और तीसरी गतिविधि याद है ना, मैंने क्या बताई थी आप लोगों को, तीसरी गतिविधि थी कि एक इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोल रहे थे बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन। याद है आप लोगों को? तो वही हम यहां समझेंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। ओके बच्चों, चलिए तो मेरे साथ साथ आप लोग यहां पर रहेंगे और बिल्कुल भी अपने माइंड को यहां से एब्सेंट नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अगेन वही बोलूंगा, सावधानी हटी, बोलो दुर्घटना घटी। वेरी गुड बच्चों, लेक्चर को जल्दी से शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स को, और जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो जल्दी से। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी रेडी हैं बच्चों? चलिए तो देखो, सुनो ध्यान से। इन्वेस्टमेंट का मतलब यहां क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। यानी इकोनॉमिक्स में क्या बताया गया इन्वेस्टमेंट के बारे में कि इन्वेस्टमेंट इज द एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, यानी कैपिटल स्टॉक में ऐड करने को, कैपिटल स्टॉक को बढ़ा दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, हम एडिशन बोलेंगे। बच्चों, कैपिटल स्टॉक क्या होता है, हमारे पास मशीनें पड़ी हुई हैं, वो सभी क्या है, हमारा कैपिटल स्टॉक है। हमने एक मशीन और खरीद ली, मतलब कैपिटल स्टॉक को हमने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट हो गया। समझ में आया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। और तो देखो, आगे मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनेंगे। आगे इसमें ना पार्ट्स, इन्वेस्टमेंट के टाइप्स बताए गए। इन्वेस्टमेंट कितने टाइप का होता है, तो बच्चों इन्वेस्टमेंट 2 टाइप का होता है। सर कौन सा टाइप है, तो बच्चों पहला है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट टाइप कौन सा इन्वेस्टमेंट का, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और दूसरा टाइप क्या है इन्वेस्टमेंट का, दूसरा टाइप है साहब नेट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट 2 तरीके का होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। बच्चों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं डिटेल में हम लोग। तो देखेंगे सबसे पहले ग्रॉस इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन यहां पे क्या लिखी हुई है, देखो मेरे साथ साथ। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर टू द टोटल वैल्यू ऑफ, यहां पर क्या बोला गया, टोटल वैल्यू पे क्या करेंगे आप लोग बेटा, सर्कल बनाएंगे यहां पर एक। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर टू टोटल वैल्यू ऑफ ऑल न्यू एडिशन, ऑल न्यू एडिशन टू द कैपिटल स्टॉक, राइट, ऑफ द इकोनॉमी ड्यूरिंग गिवन पीरियड। यानी किसी एक पर्टिकुलर टाइम में न्यू स्टॉक में जितना एडिशन होता है, यानी जितना नया स्टॉक आता है, कैपिटल स्टॉक, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और बच्चों टोटल वैल्यू बोली गई है, क्या बोली गई, टोटल वैल्यू, नेट वैल्यू नहीं बोली गई, टोटल वैल्यू। यानी ग्रॉस का मतलब क्या होगा, टोटल वैल्यू। जैसे आज से 2 साल पहले मैंने एक बाइक खरीदी थी 1.5 लाख रुपए की, राइट, तो मेरे लिए आज भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, 1,50,000 रुपए, यानी टोटल वैल्यू जितना मैंने इन्वेस्ट किया था। समझ में आया? मैंने अभी 2 साल पहले मान लीजिए एक घर खरीदा, तो घर जितने का भी खरीदा वो मेरे लिए क्या हो गया, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जितने में खरीदा गया था वही प्राइस। ओके बच्चों, उसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो आगे क्या लिखा है जरा देखो,
आगे लिखा हुआ है इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, बोथ, इसमें दोनों ही इंक्लूड होते हैं, रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएटेड कैपिटल असेट्स, यानी कि अगर किसी कैपिटल असेट्स में डेप्रिसिएशन लगी और उसका रिप्लेसमेंट हो रहा है, जैसे हमारी बाइक पुरानी हो गई थी, अब पुरानी होने के बाद हम नई बाइक खरीद रहे हैं, तो यहां पर क्या कर रहे हो, आप बाइक को बाइक से रिप्लेस कर रहे हो, ये भी हमारा किस में आएगा, कैपिटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आएगा। दूसरी चीज, आपके घर में पहले से बाइक नहीं थी, आपने एक नई बाइक खरीदी, तो ये भी किस में आएगा बच्चों, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आएगा। तो आप पुरानी मशीन को रिप्लेस करो या आप नई मशीन खरीदो, या दोनों ही किस में आएंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में आएंगे। तो वही चीज यहां लिखी हुई है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इंक्लूडिंग बोथ रिप्लेसमेंट ऑफ डेप्रिसिएटेड कैपिटल एंड नेट एडिशन टू कैपिटल स्टॉक, यानी जो भी हम एडिशन कर रहे हैं या हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, दोनों ही आएंगे इसके अंदर, किसके अंदर, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर। समझ में आ गया बच्चों। अब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को बच्चों फर्दर बांटा गया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को टू पार्ट्स में बांटा गया है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के टू पार्ट्स होते हैं सर, टू पार्ट्स कौन से होते हैं, तो बच्चों देखो, पहला पार्ट होता है इसका इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट और दूसरा पार्ट होता है इसका फिक्स इन्वेस्टमेंट, यानी टू पार्ट्स में बांटा गया है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स इन्वेस्टमेंट। ओके, तो सबसे पहले समझेंगे हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को, ये क्या होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों देखो, पहले हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट पे ही फोकस करते हैं और इसको मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूं, ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। मान लो हम हमारे पास में ना कुछ गुड्स था, हमारे पास कुछ गुड्स बने हुए रखे हुए थे या हमने खरीदे थे पहले, राइट, ये हमारे पास में 3 प्रोडक्ट रखे हुए हैं या 3 यूनिट्स गुड्स रखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब मान लेते हैं एक की जो प्राइस है वो 1000 रुपीज है ना, 1000 रुपए, ये भी हम मान लेते हैं। ओके, ये हमारे पास में रखे हुए हैं बच्चों। ओके, ये क्या है, हमारे पास में रखे हुए। अब देखो, ये रखे हुए थे, ये कब रखे हुए थे, हमारे स्टार्टिंग में, यानी ओपनिंग ईयर में, 1/4, बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके, अब क्या हुआ, एंड में पहुंचते 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 हमारे पास में कितने डब्बे बचे हैं सर, हमारे पास में बता दीजिए, हमारे पास अब डब्बे हो गए बच्चों, एंड में पहुंचते पहुंचते 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे पास कितने डब्बे हो गए, 8 डब्बे हो गए बच्चों। यहां पर एक डब्बे की कीमत कितनी है, 1000 रुपीज। आप बताओ मुझे यहां पर ओपनिंग स्टॉक कितना है। हम मेजर किस में करते हैं हम बच्चों, हम मेजर करते हैं अमाउंट में, प्राइस में। तो हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास में जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक वो कितने रुपए का है, 3000 का। यस या नो, 3000 रुपीज का ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास। अब अगर हम बात करें हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितने का है, तो डब्बे कितने हैं यहाँ पर, 2 4 6 8, 8 डब्बे हैं, एक डब्बा 1000 रुपए का है। तो बताओ मुझे इसे क्या बोलेंगे हम, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। तो बताओ मुझे क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, कितना बोलेंगे हम, 8000। यहां बोलेंगे सर ये क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 8000, क्योंकि हमारे पास 8 डब्बे हैं। तो बच्चों अगर मैं अब आपसे पूछूं कि बच्चों चलो बताओ मुझे कि इस पूरे साल में हमने कितने डब्बे ऐड किए हैं, और तो बच्चों जल्दी से आंसर दो। हमारे पास में स्टार्टिंग में 3 डब्बे थे और एंड में हमारे पास जो डब्बे बचे हैं वो बचे हैं कितने, 8 डब्बे। तो हमने इस साल कितने नए डब्बे ऐड किए इसमें, तो बच्चों नए डब्बे जो ऐड किए वो देखने को मिल रहा है कि ये तीन जिनको मैं क्रॉस कर रहा हूं ये तो पुराने ही डब्बे हैं। तो नए डब्बे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 नए डब्बे ऐड किए इस साल। तो हम बेटा क्या कहेंगे कि हमने इन्वेंट्री स्टॉक, क्या होता है इन्वेंट्री स्टॉक का दूसरा नाम है, हमने इन्वेंट्री कितने की और खरीदी है नई इस साल, तो हम कहेंगे सर 5 डब्बे 5000 रुपए के खरीदे हैं। तो बच्चों इन्वेंट्री में वैल्यू एडिशन कितना हुआ है हमारा, सर 5000 रुपए का हुआ है। तो यहां पर जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है इन्वेंट्री में वो 5000 रुपीज का किया है बच्चों। तो इसे बोलते हैं हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। बोलो यस या नो, इसे क्या बोलेंगे हम, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। सर इसका एक फॉर्मूला बता दो, ये आप इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकालोगे। तो बच्चों इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो निकलता है वो चेंज इन स्टॉक निकलता है, यानी स्टॉक में जितना चेंज होता है, ओपनिंग जितना था उससे क्लोजिंग जितना हुआ, तो जितना चेंज हुआ स्टॉक में उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है इतना। तो जरा देख लो कैसे निकालेंगे, मैं यहां लिख देता हूं चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब अगर देखा जाए बच्चों तो क्लोजिंग स्टॉक कितना यहां पर 8000 है, तो हम यहां क्या लिख देंगे 8000 माइनस ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा यहां पर 3000 है,
तो 3000 इज इक्वल टू, बताओ कितना आ गया हमारा चेंज इन स्टॉक 5000। तो यहां पर जो इन्वेंट्री में हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है वो बच्चों कितने रुपए का हुआ है, 5000 रुपीज का हुआ है। इट इज क्लियर, समझ में आ गया इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है। बच्चों इन्वेंट्री ना बच्चों तीन प्लेसेस पर अलग अलग होती है। तीन प्लेसेस कौन से होते हैं, हम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कि जब हम, अगर देखो मैंने जो आपको यहां बताया है, बिजनेस भी दो तरीके की होती है। एक इंडस्ट्री होती है जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, एक होती है जो ट्रेडिंग यानी बने हुए गुड्स को खरीदती है और बेचती है। समझ में आया। तो बने हुए गुड्स को खरीद के बेचना इसे बोलते हैं स्टॉक, राइट। ये ट्रेडिंग इंडस्ट्री होती है। लेकिन एक इंडस्ट्री होती है जो गुड्स को बना रही है, तो बच्चों वो पहले क्या खरीदेगी, वो रॉ मटेरियल खरीदेगी। रॉ मटेरियल खरीदने के बाद उसको क्या करेगी, वो मैन्युफैक्चर करेगी, कन्वर्ट करेगी किसमें, फिनिश गुड्स में। तो रॉ मटेरियल खरीदा जाएगा, फिर उसमें से कुछ रॉ मटेरियल निकाल के मशीनों में डाला जाएगा गुड्स को बनाने के लिए, यानी वर्किंग प्रोग्रेस होगी उस पर। उसमें से कुछ सामान बन जाएगा और कुछ बाकी रह जाएगा। तो जो बन गया वो फिनिश गुड्स हो गया और जो उसमें रह गया वो क्लोजिंग रह गया। तो बच्चों इन्वेंट्री यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यहां पे इन्वेंट्री ना तीन जगह पे अलग अलग होती है। मतलब इन्वेंट्री हो सकती है रॉ मटेरियल में, इन्वेंट्री हो सकती है वर्किंग प्रोग्रेस में, इन्वेंट्री हो सकती है गुड्स में। सर समझ में नहीं आया, कैसे होगी समझा दीजिए। तो देखो मैं तुमको समझाता हूं, इसको एक्सप्लेन करता हूं। इसे ये आपने नोट कर लिया, मैं इसे रफ कर रहा हूं, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर मैं ये समझाता हूं आपको। ठीक है बच्चों, ये आपने नोट कर लिया ना। चलो मैं इसे रफ कर रहा हूं अभी, मैं यहां समझाता हूं आपको इन्वेंट्री थ्री टाइप से कैसे कैसे हो सकती है। तो देखो मेरी बात आप ध्यान से सुनेंगे आप लोग, ओके, ध्यान से सुनेंगे आप लोग मेरी बात। तो देखो बच्चों, आपकी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक है। मान लो आपने 10,000 रुपीज का गुड्स खरीदा, यानी ये रॉ मटेरियल खरीदा। कितना खरीदा, 10,000 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा। अब बताओ कि 10,000 का जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा है, इसमें से क्या पूरा का पूरा रॉ मटेरियल आप एक साथ निकाल के वर्किंग प्रोग्रेस के लिए मशीनों में डाल दोगे, नहीं ना, कुछ तो रॉ मटेरियल बचेगा इसमें भी। तो अब मान लो इसमें से आपने 5,000 का मटेरियल निकाला और कहां डाल दिया, इसको मशीनों में डाल दिया, मशीनों में। अब यहां मशीनों में क्या होगा, इस पर काम होगा, ठीक है, मशीन में डाल दिया। मशीन में डालते हैं उसे बोलते हैं वर्किंग प्रोग्रेस, यानी वर्क होगा उस रॉ मटेरियल पर। तो बच्चों इसको रॉ मटेरियल बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, वर्किंग प्रोग्रेस। कितना आया यहां से यहां पर 5,000 का मटेरियल आया। तो बताओ बेटा, क्या मशीनें एक साथ 5,000 रुपए के प्रोडक्ट को बना के फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर देंगी, नहीं, उसमें भी टाइम लगेगा। तो बच्चों यहां से मान लेते हैं ऐसे ही कि 3,000 रुपीज का स्टॉक यहां से निकला और ये क्या हो गया, यहां से 3,000 का स्टॉक निकल के फिनिश गुड्स बन गया, यानी कि वो किसमें कन्वर्ट हो गई, फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स बन गए, यानी डब्बे बन गए फाइनली हमारे। ठीक है बच्चों, तो ये जो डब्बे बने हैं ये कब बने हैं, ये जब बने हैं हमारे डब्बे, जब हमने इसमें से क्या किया है, इसमें से कुछ रॉ मटेरियल को निकाल के हम कहां ले गए, इसमें लेके गए, तो हमारे ये क्या बन गए, डब्बे बन गए। ठीक है, ये लो, ये मैंने डब्बे बना दिए। अब बताओ कि यहां पर जो बचा, ये कितना स्टॉक बचा यहां पर, सर यहां पर 2,000 का अभी भी स्टॉक बचा हुआ है। ठीक है, अब बच्चों ये डब्बे फिनिश गुड्स हो गए यहां पे। ठीक है, अब बताओ क्या जितने डब्बे एक साथ बनते हैं मशीन में वो सारे के सारे तुरंत जब बेचे जा सकते हैं, सेल हो जाती है क्या, नहीं सर, तुरंत तो नहीं बिकते। तो बच्चों मान लो इसमें से 2 डब्बे बेच दिए, ये 3 डब्बे हैं, यानी कितने के डब्बे हैं बच्चों यहाँ पर, ये डब्बे हैं 3,000 के, मैं ऐसे लिख देता हूं, ये 3,000 के डब्बे हैं। बच्चों 3,000 के डब्बे में से 2 डब्बे बेच दिए हमने 2,000 के, तो अभी भी कितने के डब्बे बचे यहाँ पर, 1,000 के डब्बे बचे। समझ में आया। तो देखो बच्चों यहां पर ये जो स्टॉक यहां बचा, कितना बचा यहां पर, 5,000 का स्टॉक बचा। ये 5,000 का स्टॉक क्या शो कर रहा है, क्लोजिंग स्टॉक, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री इन रॉ मटेरियल। और ये क्या शो कर रहा है बच्चों, ये शो कर रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इन वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, और ये क्या शो कर रहा है बच्चों, ये शो कर रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री इन फिनिश गुड्स, यानी ये फिनिश गुड्स वाला शो कर रहा है। ठीक है, तो बच्चों ये क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गई। अब आप ही बताओ कि इस साल का जो क्लोजिंग है, अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है। तो अगले साल जो ओपनिंग रहेगा बच्चों, जो अगले साल ओपनिंग रहेगा, ऐसे ही इस साल भी तो कुछ ओपनिंग रहा होगा, यस या नो। तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों के डिफरेंस को क्या बोल देंगे हम, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले सिखाया था आपको, चेंज इन स्टॉक, यानी कि जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया है। समझ में आया, यानी कि इस साल हमारा ये क्लोजिंग, अब देखो यहाँ पे जो मैंने अभी जो समझाया था आपको, क्लोजिंग टोटल समझा दिया था। अगर हम इनका टोटल कर दें तो हमारे पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,000 यहां पर, 2,000 यहां पर, 1,000 यहां पर, तो 5 और 2
7, 7 और 1 8, तो ये 8 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक अभी भी पड़ा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब ये 8 का क्लोजिंग स्टॉक है यहां पर, और मान लो ओपनिंग में 6 का होता, तो बताओ 6 का ओपनिंग में है, 8 का एंडिंग में है, तो हमारा इसमें, और 2 का हमने बेच भी दिया, सेल भी हो गई, तो हमने कुछ तो हमने क्या किया होगा, वैल्यू ऑफ एडिशन किया होगा। तो जो वैल्यू एडिशन होता है इन्वेंट्री में, उसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री स्टॉक के नाम से जानते हैं, और उसे हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट के नाम से बोलेंगे। समझ में आ गया? तो मैंने आपको ये बताया है यहां पर कि स्टॉक क्या होता है, रॉ मटेरियल का स्टॉक क्या होता है, इन वर्किंग प्रोग्रेस का स्टॉक कैसे निकलता है, फिनिश गुड्स का, इस साल का क्लोजिंग अगले साल का क्या बन जाता है, ओपनिंग बन जाता है, और इन सबको जोड़ दिया जाए तो टोटल ओपनिंग और टोटल क्लोजिंग बन जाता है। और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कैसे निकाला था, ये हमने थोड़ी देर पहले देखा था, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इज इक्वल टू क्या था, चेंज इन स्टॉक, और चेंज इन स्टॉक जो होता है वही क्या होता है, हमारा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होता है। आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। तो देखो, ये हम काय का टाइप पढ़ रहे हैं, पहला टाइप था किसका, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पहला पार्ट क्या था हमारा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे अब हम। तो देखो जरा दूसरा पार्ट इसका क्या है, ऐसा फिक्स इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों फिक्स इन्वेस्टमेंट को फर्दर कितने पार्ट्स में बांटा गया, जरा देखो ध्यान से। सर फिक्स इन्वेस्टमेंट को फर्दर 3 पार्ट्स में बांटा गया है ना। देखो कितने पार्ट्स में बांटा गया, 3 पार्ट्स में बांटा गया है। तो बच्चों ये 3 पार्ट्स कौन से जरा देखो। फर्स्ट है हमारा बिजनेस इन्वेस्टमेंट, दूसरा है हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तीसरा है हमारा रेसिडेंटल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये 3 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं बच्चों। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले बिजनेस इन्वेस्टमेंट की। बिजनेस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो देखो बच्चों, जब कोई फर्म अपने यहां पर गुड्स बनाने के लिए, राइट, या सर्विस रेंडर करने के लिए, सर्विस को भी वैसे गुड्स में माना गया, आपको पता है। ठीक है, मैंने गुड्स की डेफिनेशन बताया था। जब भी असेट्स खरीदती है उसे हम बोलते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे मैंने पढ़ाने के लिए ये बोर्ड खरीदा, ये कैसा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। मैंने पढ़ाने के लिए एयर कंडीशन खरीदा, ये कैसा इन्वेस्टमेंट माना जाएगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। तो कोई भी बिजनेस, राइट, ऑपरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो भी असेट्स खरीदती है, उन पर जो बिजनेस खर्चा करती है, उसको हम बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक बार अब हम पढ़ के देख लेते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट को सबसे पहले। ठीक है, देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बाय प्राइवेट बिजनेस। करेगा कौन खर्चा बच्चों से, प्राइवेट बिजनेस करेगी। कभी गवर्नमेंट कंपनी का नहीं लेंगे हम यहाँ पे, किसका लेंगे, प्राइवेट बिजनेस का। प्राइवेट बिजनेस फर्म्स, किसमें खर्चा होगा, प्लांट्स खरीद सकते हैं वो, मशीन खरीद सकते हैं वो, इक्विपमेंट्स खरीद सकते हैं वो, टूल्स खरीद सकते हैं वो, ट्रांसपोर्ट यानी कि कोई व्हीकल खरीद सकते हैं डिलीवरी वगैरह के लिए, गाड़ी खरीद सकते हैं बिजनेस के लिए। तो ये सभी किस में आएंगे बच्चों, ये आएंगे हमारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट में। लेकिन किस लिए, देखो यार स्पेसिफाई कर दिया, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, राइट, यानी कि गुड्स के प्रोडक्शन करने के लिए या उसको इंक्रीज करने के लिए। समझ में आया? तो हम यहां पर जो बिजनेस जो इन्वेस्टमेंट करेगा, वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए, गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए करेगा। 2 मशीनें पहले से चल रही थी, बिजनेस ने एक और मशीन खरीद ली, इसे क्या बोलेंगे हम, बिजनेस इन्वेस्टमेंट के नाम से जानेंगे। ओके बच्चों, अगला हमारा कौन सा है सर, अगला है हमारा पब्लिक इन्वेस्टमेंट। बेटा पब्लिक इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा किए जाने वाला इन्वेस्टमेंट होता है। बच्चों गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट किस चीज में करती है, गवर्नमेंट ने रोड बनवा दिया, गवर्नमेंट ने स्कूल बनवा दिया, गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल बनवा दिया, तो ये सभी जो गवर्नमेंट खर्चे कर रही है, इसे बोलते हैं गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज। जैसे क्या क्या है, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। एग्जांपल क्या क्या दिया बेटा, देखो कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बनवा दिए, ब्रिज बनवा दिए, डैम्स बनवा दिए, इन्वेस्टमेंट इन स्कूल बनवा दिए, हॉस्पिटल बनवा दिए, या एक नई ट्रेन ले आए। समझ में आया, नई ट्रेन वंदे भारत को लेके आई, वो भी क्या है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा किया गया क्या है, इन्वेस्टमेंट है। वो गवर्नमेंट या पब्लिक इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा। समझ में आया? तो जहां पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं सब पब्लिक इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट किसके लिए करती है, पब्लिक वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, समाज के उत्थान के लिए, इकोनॉमिक को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए लोगों की। समझ में आया बच्चों? चलिए
अगला है साहब हमारा रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। बच्चों जो रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट होता है ये हम लोग आप लोगों के द्वारा होता है। हम अपना जो घर बनवाते हैं रहने के लिए, ये सभी क्या होते हैं, हमारे रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो देखो बच्चों, इन्वेस्टमेंट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल मतलब रहने के लिए, बच्चों बेचने के लिए नहीं, रहने के लिए, ठीक है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग यानी घर में रहने के लिए बनवा रहे हैं, इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशंस, राइट। कोई इंडिविजुअल्स बनवा सकता है या कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है, ठीक है। एग्जांपल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस या फ्लैट, हाउस या फ्लैट्स हो सकते हैं, या किसी एक बिल्डर ने क्या किया, हाउसिंग प्रोजेक्ट लिया और उसने रहने के लिए घर बनवा दिए। ये भी क्या होगा बच्चों, ये सभी आएंगे हमारे रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ओके, जब जहां पर लोग रहेंगे, हम लोगों के रहने के लिए जो घर बनाए जाते हैं, बिल्डिंग्स बनाई जाती है, उनको हम बोलते हैं रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। इट इज क्लियर। तो फिक्स इन्वेस्ट, सबसे पहले हमने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या था हमारा, वैल्यू एडिशन ऑफ कैपिटल स्टॉक। उसके बाद हमने इन्वेस्टमेंट के टू पार्ट्स पढ़े, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के फर्दर हमने टू पार्ट्स पढ़े, पहला था हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, दूसरा था हमारा फिक्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हमने पढ़ लिया, चेंज इन स्टॉक यानी स्टॉक में जितना वैल्यू एडिशन होगा उसे हम इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या था, फिक्स इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट में हमने फर्दर थ्री पार्ट्स पढ़े। थ्री पार्ट्स इसके बच्चों क्या क्या थे, पहला था बिजनेस इन्वेस्टमेंट, और दूसरा था इसमें पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और तीसरा था हमारा रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट। ये चीज क्लियर हो गई यहां तक। अब लास्ट हमारा बचता है यानी इन्वेस्टमेंट का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कौन सा हमारा, नेट इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों अब हम समझने वाले हैं नेट इन्वेस्टमेंट को। तो बच्चों नेट इन्वेस्टमेंट को ना समझने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं, देन आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा 11th क्लास में जाएंगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में। बच्चों एक बात बताओ मुझे, जैसे मान लो कोई एक असेट्स है, असेट्स, ठीक है, ये आपने 2 साल पहले खरीदा था, मान लो 2 लाख रुपए का। ये असेट्स कितने का खरीदा था, 2 लाख रुपए का खरीदा था। ओके बच्चों, मान लो इस असेट्स में बेटा डेप्रिसिएशन लगी, ठीक है, डेप्रिसिएशन लगी इस असेट्स में 50,000 रुपीज की। तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आज ये असेट्स कितना बचा, आज ये असेट्स की वैल्यू क्या बची। सर आज इस असेट्स की वैल्यू जो बची है 1,50,000 रुपए बची है। तो बच्चों यहां पर असेट्स में से जो डेप्रिसिएशन माइनस किया, असेट्स यानी इसे बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये क्या है हमारा, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। 2 साल पहले जो भी हमने खरीदा था इसे क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो क्या आ गया हमारा, इसे बोलेंगे हम नेट इन्वेस्टमेंट। जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब नेट, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद। तो देखो यहां पर भी क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूले में देख लीजिए आप एक बार। तो यहां पर फॉर्मूला में आपके सामने दिखा रहा हूं, ये देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, नेट इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला देखेंगे तो देखो नेट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल, एक्चुअल, ग्रॉस नहीं एक्चुअल, यानी कि असेट्स 2 लाख का खरीदा था 2 साल पहले, लेकिन आज उसकी वैल्यू कितनी है, 1,50 है। तो उसकी एक्चुअल आज के दिन कितना एडिशन हो रहा है हमारा स्टॉक में, वो हो रहा है सिर्फ 1,50,000 रुपए, जो हमने अभी ये निकाला। यस या नो, जो हमने अभी ये निकाला, ये हमारा इसका नेट एडिशन है, ठीक है। तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, देखो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारे इस एग्जांपल में कितना था अभी, सर 2 लाख रुपए था। तो अगर मैं यहां 2 लाख रुपए लिख देता हूं, ठीक है जी, और हमारे पास में डेप्रिसिएशन कितना था, 50,000 रुपए था, तो मैंने यहां पर 50,000 रुपीज लिख दिया। तो इजिकल टू नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या आ गई, बताओ जल्दी से। तो नेट इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ गई 1,50,000। तो नेट इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया होगा। एक बार इसकी फॉर्मल डेफिनेशन भी देख लो, इसमें क्या लिखी हुई है। तो देखो, नेट इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल फॉर्मेशन इज द एक्चुअल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक। इट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेट इन्वेस्टमेंट निकल के आ जाएगा। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है आप लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सर ये चीज हमको समझ में नहीं आई, नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम उस डाउट को क्लियर कर देंगे। इन्वेस्टमेंट समझ में आ गया आप लोगों को, जल्दी से इस पूरे टॉपिक को आप लोग बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए। मैं इसको कंप्लीट आपके सामने शो कर देता हूं, ये लीजिए, ठीक है जी, इसको नोट कर लीजिए। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो फोन छोटे होने की वजह से, तो आप बैक जाके मैंने जहां पर जूम करके आपको समझाया था वहां से आप नोट कर सकते हैं, नोट कीजिए जल्दी से। बच्चों तो हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, जीडीपी। तो जीडीपी का मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट।
बच्चों जीडीपी के बारे में आप क्या जानते हैं? आपने सुना होगा जीडीपी के बारे में, जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी कम हो रही है, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है किसी भी कंट्री के ऊपर? तो बच्चों सुनो, किसी भी कंट्री की जीडीपी का अच्छा होना, ग्रोथ करना, ये माना जाता है कि ये कंट्री अच्छा ग्रोथ कर रही है, इसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है। यानी इकोनॉमी को हम ये मानते हैं कि अगर जीडीपी अच्छी है तो इसकी इकोनॉमी अच्छी है, यानी कंट्री डेवलपमेंट कर रही है, कंट्री बहुत अच्छा कर रही है, जीडीपी अगर इंक्रीज होती है तो। लेकिन बच्चों आपके सामने मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वहां जीडीपी इंक्रीज होगी, आप मुझे बताएंगे कि कंडीशन की ग्रोथ हो रही है या नहीं किसी भी कंट्री की। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे उस एग्जांपल को। देखो बच्चों, एक कंट्री है, उसके यहां पर 3 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड प्रोडक्ट सी। ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, और ये ईयर है 2020 की कहानी, 2020 में। ठीक है बच्चों, जो ए प्रोडक्ट बन रहा है उसकी हम यहां यूनिट में लिखते हैं, यूनिट, UNIT, यूनिट्स, यानी इसकी जो यूनिट्स बन रही थी कब, 2020 में। तो यहां पे ए प्रोडक्ट की जो यूनिट बन रही थी बच्चों, वो यूनिट बन रही थी 1000, यानी प्रोडक्शन कितना हो रहा था, 1000 यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था। ठीक है बच्चों, बी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन यूनिट थी वो थी 500, एंड सी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्शन यूनिट थी बच्चों वो थी 1500। ऐसे करके बताओ टोटल प्रोडक्शन यूनिट कितनी थी, यूनिट्स। तो सर टोटल प्रोडक्शन यूनिट थी 3000, 3000। बोलो यस या नो। कब की बात है, 2020 में। तो बच्चों कितना प्रोडक्शन हो रहा था उस टाइम पे? तो बच्चों प्रोडक्शन को उसकी यूनिट से काउंट नहीं करते, प्रोडक्शन को हम देखते हैं कितने रुपए का प्रोडक्शन हो रहा था उसके हिसाब से। तो रुपए का कितने का प्रोडक्शन हो रहा था ये देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें पर यूनिट प्राइस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं उस टाइम पे जो प्राइस थी पर यूनिट, यानी एक यूनिट की जो प्राइस थी ए प्रोडक्ट की, वो प्राइस लिख देते हैं हम यहां पर, ए प्रोडक्ट की सब प्राइस थी 100 रुपीज पर यूनिट। बच्चों जो बी प्रोडक्ट है इसकी जो प्राइस थी 200 पर यूनिट। जो सी प्रोडक्ट है इसकी जो प्राइस थी 20 रुपीज पर यूनिट, ये इनकी प्राइस थी। ओके बच्चों, तो प्राइस के हिसाब से अगर अब यहां देखा जाए तो यूनिट 1000 थी ए प्रोडक्ट की, तो बताओ ए प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कितना हो रहा था? तो सब हम जब प्रोडक्शन निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, क्वांटिटी को प्राइस से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो क्वांटिटी क्यू मल्टीप्लाई बाई प्राइस पी। ठीक है बच्चों, और ये 2020 की ही क्वांटिटी है, 2020 की ही प्राइस है, तो यानी करंट ईयर की ही क्वांटिटी है और करंट ईयर का ही प्राइस है। समझ में आ गया? चलिए, तो जब करंट ईयर की मैं बात करूंगा तो मैं इनके नीचे 1 लगाऊंगा बेस में, और जहां मैं बेस ईयर की बात करूंगा वहां पर 0 लगाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर करंट ईयर की प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करा के हम क्या देख रहे हैं कि यूनिट ए का जो प्रोडक्शन हो रहा है, सॉरी ए प्रोडक्ट का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है बच्चों, 1 लाख रुपीज का, 1 लाख रुपए का। ठीक है, ऐसे ही बी यूनिट का जो प्रोडक्शन हो रहा है ये कितने का हो रहा है बच्चों, ये भी 1 लाख रुपए का हो रहा है। ऐसे ही सी यूनिट का जो प्रोडक्शन हो रहा है ये कितने का हो रहा है बच्चों, ये हो रहा है सर 30,000 रुपीज का। तो जल्दी से बता दीजिए कि टोटल प्रोडक्शन कितना हो रहा है। सर टोटल प्रोडक्शन जो हो रहा है हमारा यहां पर, ये हो रहा है सर 2,30,000 रुपीज का। ये कितना हो रहा है, 2,30,000 रुपीज का। अब बच्चों मैं एक बात बता दूं आपको कि जो जीडीपी का फॉर्मूला होता है, जीडीपी, तो जीडीपी इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस, यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस को क्या बोल रहे हैं हम यहां पर, प्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो जीडीपी का मतलब क्या है, टोटल प्रोडक्शन, यानी कितना प्रोडक्शन हो रहा है किसी कंट्री में, कितना मतलब कितने अमाउंट का प्रोडक्शन हो रहा है किसी भी कंट्री में, वही उसकी क्या होती है, जीडीपी मानी जाती है। तो जीडीपी इज इक्वल टू क्यू इंटू पी, यानी कि टोटल प्रोडक्शन। तो अगर हम अभी 2020 की जीडीपी की बात करें तो कितनी दिख रही है सर यहां पे, यहां दिख रही है सर 2,30,000। तो 2020 की जीडीपी कितनी है, 2,30,000 है। ठीक है बच्चों, अब मैं जा रहा हूं कहां पर, 2020 से अब हम बात करेंगे 2025, 2025 की जीडीपी के बारे में। ठीक है, 2025 की जीडीपी के बारे में बात करेंगे। बच्चों हम इन्हीं गुड्स को ले रहे हैं, ए बी सी को। हम ए गुड्स लेते हैं यहां पर, बी गुड्स लेते हैं यहां पर, और सी गुड्स लेते हैं यहां पर। ठीक है बच्चों, तो अब यहां पर जो यूनिट्स
मैन्युफैक्चर हो रही है ए गुड्स की, वो हो रही है 500 यूनिट्स। कितनी बन रही है साहब? 500 यूनिट। बी गुड्स की जो यूनिट बन रही है ये बन रही है 300 यूनिट। सी गुड्स की जो यूनिट बन रही है ये बन रही है 1000 यूनिट। ओके बच्चों, लेकिन इनकी जो प्राइस है 2025 की, मैं यहां प्राइस लिख देता हूं। इनकी जो प्राइस है ये होगी इनकी क्वांटिटी यूनिट्स, और यहां लिख रहा हूं मैं प्राइस। तो इनकी जो प्राइस है बच्चों, जो ए गुड की जो प्राइस है वो है अभी यहां पर 200। जो बी गुड की प्राइस है बच्चों ये है यहां पर अभी 300। जो सी गुड की प्राइस है बच्चों ये है ₹50, 50 रुपए। आप बताओ जल्दी से, कमेंट में मुझे रिप्लाई करो कि 2025 की जीडीपी कितनी है। सेम इसी तरीके से निकालना है। जल्दी से 2025 की जीडीपी निकाल के बताओ। सर 2025 की अगर जीडीपी निकालते हैं यहां पर तो सेम वही करना पड़ेगा, टोटल प्रोडक्शन निकालना पड़ेगा, यानी P1 इंटू Q1। क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्राइस से, करंट ईयर की। ठीक है साहब। तो अगर हम यहां देखें तो ये कितना हो गया बच्चों? 1 लाख। यहां पर 1 लाख हो गया। यहां पर अगर हम देखें तो यहां पर कितना आ गया बच्चों? 90,000 आ गया। यहां पर 90,000 आ गया। अगर हम यहां देखें तो बच्चों यहां कितना हो गया? जल्दी से बताओ सर। यहां हो गया 50,000। अब बच्चों इसका टोटल करो तो टोटल कितना हो गया? सर टोटल हो रहा है इसका 9 और 5 14, यानी कि 2,40,000। यस या नो? तो बच्चों ये 2,40,000 आ रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि 2020 में जो जीडीपी की कंडीशन थी वो कितनी थी हमारे? 230। और जो 2025 में जो हमारी जीडीपी है वो कितनी है हमारी जीडीपी? 2,40,000। आप बताइए मुझे कि किस साल की जीडीपी आपको अच्छी लग रही है? आप क्या मानोगे कि हमारी कंट्री 2020 के कंपैरिजन में 2025 में जीडीपी अच्छी है, सुधार आ गया, इकोनॉमी ठीक हो गई है या नहीं? जल्दी से मुझे कमेंट करिए। देखिए बच्चों, अब आप ध्यान से देखिए बेटा, जीडीपी में जो चेंज हुआ है इसका मेजर फैक्टर क्या हुआ ये इस पे ध्यान देते हैं। हम यहां पे टोटल प्रोडक्शन देखते हैं कि यहां टोटल प्रोडक्शन यूनिट कितनी थी, हमने कितना प्रोडक्शन किया है। तो बच्चों जरा देखो, 5 और 3 8, यानी कि यहां पर हमने 1800 यूनिट का प्रोडक्शन किया है। कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया? 1800। जबकि यहां कितना प्रोडक्शन हो रहा था हमारा? 3000 यूनिट। तो बच्चों जो यूनिट बन रही थी हमारी, तो उस टाइम पे जो बन रही थी ये बन रही थी 3000, और इस टाइम पे बन रही है सिर्फ 1800। यानी लोगों के पास सामान पहले से ज्यादा पहुंच रहा होगा या कम पहुंच रहा होगा? लोगों के पास सामान पहले से सब कम पहुंच रहा होगा, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो गया, यूनिट्स मैन्युफैक्चर कम हो रही है। समझ में आया? तो बच्चों जब लोगों के पास सामान कम पहुंच रहा होगा पहले से, तो बताओ देश की कंडीशन अच्छी है या खराब है? इसे बोलेंगे खराब है। सर 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 लेकिन जीडीपी तो बढ़ गई। हाँ बच्चों, हम इसी से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है लेकिन फिर भी देश की कंडीशन खराब है। रीजन क्यों? क्योंकि ये जो जीडीपी इंडिकेट हो रही है, जो बढ़ रही है, ये बढ़ रही है प्राइस की वजह से। आप लोग अब ना मेरे साथ साथ क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे यहां पर। ठीक है बच्चों, जरा ध्यान से देखिए। यहां पर जो पर यूनिट प्राइस है वो 100 रुपए है, और यहां पर जो पर यूनिट प्राइस है वो 200 रुपए है। बताओ प्राइस बढ़ गई या कम हुआ? प्राइस बढ़ गई, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ने से टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू ज्यादा आई है। आप यहां देखो, यहां 200 रुपए इसकी प्राइस है और यहां इसकी प्राइस कितनी हो गई? 300 रुपए हो गई। बताओ बच्चों, बी प्रोडक्ट की भी महंगाई बढ़ गई, यस या नो? तो इसी महंगाई बढ़ने से ये 90,000 आ गया है। आप यहां देखो, यहां पर क्या देखने को मिल रहा है कि इसकी प्राइस 20 रुपीज है और यहां इसकी प्राइस कितनी हो गई? 50 रुपए हो गई। यहां पे भी क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? कि महंगाई बढ़ रही है, यहां पे भी महंगाई बढ़ी है। तो ये जो बच्चों जीडीपी में जो ये अमाउंट ज्यादा आ रहा है, ये किसकी वजह से आ रहा है? प्राइस की वजह से आ रहा है। ये महंगाई के बढ़ने की वजह से आ रहा है, प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से नहीं आ रहा। लेकिन बच्चों अगर कंट्री की कंडीशन सही कब होगी? जब हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे। प्रोडक्शन तो पहले से और कम हो गया, लोगों के पास में सामान भी कम पहुंच रहा होगा, लोग भी कम लग रहे होंगे, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम हो गया होगा। रीजन एम्प्लॉयमेंट क्यों कम हो गया होगा? क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है, बनाने वाले भी कम होंगे। जब जरूरत बनाने की प्रोडक्ट कम बन रहा है तो बनाने वाले भी कम होंगे, तो यहां तो और बेरोजगारी बढ़ गई होगी। समझ में आया बच्चों? तो यहां पर भले ही ये अमाउंट ज्यादा आ रहा है, जीडीपी बढ़ रही है, लेकिन ये जीडीपी सही इंडिकेटर नहीं है
किस चीज के लिए? कि हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है या नहीं, इस चीज के लिए। बच्चों इस जीडीपी का नाम है नॉमिनल जीडीपी। इसे हम क्या बोलेंगे? नॉमिनल जीडीपी। तो यहां लिख लीजिए ए पॉइंट डाल के नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। बेटा नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है कि जो क्वांटिटी यानी जो जीडीपी का फॉर्मूला है, ये क्वांटिटी इनटू प्राइस, ये दोनों करंट ईयर के होते हैं। देखो मैंने अगर बेस में क्या लगा दिया, 1 लगा दिया, तो मतलब ये करंट ईयर के हो गए। यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी होगी इसमें क्वांटिटी और प्राइस दोनों हम करंट ईयर के लेंगे। देखो यहां भी करंट ईयर के 2020 की ही क्वांटिटी है, 2020 की ही प्राइस है। यहां भी 2025 में अगर बात करें तो देखो यहां भी 1 लगा हुआ है, प्राइस भी किसकी है? 2025 की ही है, और क्वांटिटी भी किसकी है? 2025 की है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? नॉमिनल जीडीपी के नाम से जानेंगे। और नॉमिनल जीडीपी सही इंडिकेटर नहीं होता है। सर फिर कौन सी जीडीपी सही इंडिकेटर होता है? तो बच्चों अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं यहां पर क्वांटिटी यही लूंगा, लेकिन मैं प्राइस इसको नहीं लूंगा। मैं प्राइस कौन सी लूंगा? उसी ईयर की प्राइस को लूंगा जो हमने यहां पर लिखी हुई है। ये 2020 लिख रखा है, चलो मैं 2020 की जगह पे ना बच्चों यहां पर 2012 कर देता हूं थोड़ी देर के समझाने के लिए आपको। सर 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 2012 आप क्यों कर रहे हैं? मैं बच्चों 2012 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 2012 कंपेयर करने के लिए अच्छा ईयर है। यानी इस साल हमारे देश की कंडीशन सही थी, न ज्यादा चेंज हुए थे, न ज्यादा कम हुई थी, न ज्यादा बढ़ी थी इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो 2012 कंपेयर करने के लिए, बेस ईयर मानने के लिए बहुत अच्छा ईयर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये जो जीडीपी है ये 2020 की जीडीपी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे 2025 की जीडीपी, लेकिन करेंगे क्या? अब हम प्राइस यहां पर 2025 का नहीं लेंगे, ये प्राइस 2025 का है। अब हम प्राइस नया लेंगे। तो देखो बच्चों मैं यही समझाता हूं आपको, फिर से हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। हमने ए प्रोडक्ट लिया, हमने बी प्रोडक्ट लिया और हमने सी प्रोडक्ट लिया। ए प्रोडक्ट की यूनिट्स कितनी थी बच्चों? 500, मैंने 500 यूनिट ले ली। बी प्रोडक्ट की यूनिट कितनी थी? 300, 300, मैंने 300 ले ली। और सी प्रोडक्ट की यूनिट कितनी थी? 1000, मैंने 1000 यूनिट ले ली। ठीक है बच्चों, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर बच्चों ये जो यूनिट ली है मैंने, ये मैंने इसी ईयर के लिए यहां से, लेकिन मैं यहां पर जो प्राइस लूंगा वो 2025 का नहीं लूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो क्वांटिटी ली हमने इसको बोलेंगे Q1। क्वांटिटी कौन सी रहेगी? आपकी करंट ईयर की ही रहेगी, लेकिन प्राइस जो होगी आपकी वो P0, जिससे हम कंपेयर कराएंगे। और कंपेयर किससे करा रहे हैं हम? इस ईयर से करा रहे हैं। कौन सी ईयर से करा रहे हैं हम कंपेयर? 2012 से करा रहे हैं। तो इसकी प्राइस देख लो 100, 220। तो यहां ले लो 100, 220, ये हमने बेस ईयर की प्राइस ले ली बच्चों। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट। ओके बच्चों, तो जब हमने यहां पर ये ली हमने, तो अब जल्दी से जीडीपी निकालो। तो जीडीपी का फॉर्मूला सर वही रहेगा जो था, यानी कि Q1 इंटू P0। यानी Q क्वांटिटी कौन सा हमारा? बेस ईयर, करंट ईयर का, लेकिन प्राइस कौन सा हमारा? बेस ईयर का। मैं यहां लिख देता हूं बेस ईयर प्राइस, बेस ईयर प्राइस। ठीक है जी, तो बताओ अब यहां पर कितना आएगा? सर ये हो जाएगा आपका 50,000, राइट। ये कितना आएगा सर? ये हो जाएगा हमारा 60,000। और ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा सर हमारा 20,000। तो बच्चों अगर देखा जाए तो यहां पर अब जीडीपी काउंट करो, टोटल प्रोडक्शन कितना आ रहा है? सर ये आ रहा है आपका 80 और ये 1,30,000। तो बच्चों अब बताओ, अब आप कंपेयर करो, यहां जो 2012 में जो जीडीपी थी हमारी 2,30,000 थी, लेकिन 2025 में हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 1,30,000। जो हमारी पहले जीडीपी 2,40,000 हो रही थी, ये प्राइस के चेंज होने की वजह से हो रही थी, ना कि प्रोडक्शन। तो प्राइस का चेंज होना महंगाई का बढ़ना होता है, ये सही इंडिकेटर नहीं होता। हम उसी प्राइस को लेके क्या करेंगे? जीडीपी निकालेंगे आज की क्वांटिटी पर। तो हमारी जीडीपी कितनी आई? 1,30,000। बच्चों ये जो निकाला है हमने, इसे बोलते हैं हम रियल जीडीपी। इसे क्या बोलते हैं हम? रियल जीडीपी। तो बच्चों रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है कि हमारी जो प्राइस रहेगी वो हमारी प्रीवियस ईयर की, यानी जो भी हमारा बेस ईयर होगा वो रहेगी, लेकिन क्वांटिटी करंट ईयर की रहेगी। तो मैं लिख देता हूं क्वांटिटी यानी Q1 करंट ईयर की मल्टीप्लाई बाई प्राइस बेस ईयर की। तो इसे बोलेंगे हम रियल जीडीपी। सर क्या ये सही इंडिकेटर है? हाँ बच्चों, ये सही इंडिकेटर है। किस चीज के लिए? ये देखने के लिए कि इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है या नहीं,
कंपैरिजन टू नॉमिनल जीडीपी। लेकिन इसके भी कुछ दुष्प्रभाव हैं, इसकी भी कुछ लिमिटेशन है, उनको हम आगे देखेंगे। तो अभी आपको रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी दोनों समझ में आ गए बच्चों। तो अब मैं ना इसको आपको पढ़ा देता हूं कि क्या लिखा हुआ है, एक बार हम वहां से चेक कर लेते हैं मेरे बच्चों। चलिए देखिए, यहां देखेंगे हम इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करेंगे रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ओके बच्चों, यहां पर क्या लिखा हुआ है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया। अब तो आपको याद आ रही होंगी ना चीजें। चलिए देखिए बच्चों, सबसे पहली बात हम बात करेंगे रियल जीडीपी। तो देखो बच्चों, यहां क्या लिखा हुआ है, रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। तो देखो, टू इंपोर्टेंट मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि दो ये क्या है, मेजर है, इंपोर्टेंट मेजर है। किस चीज के लिए, कि हमारी इकोनॉमी कितना प्रोडक्शन कर रही है, इस चीज को मेजर करने के लिए। ठीक है, पहला कौन सा है हमारा, रियल जीडीपी, दूसरा कौन सा है हमारा, नॉमिनल जीडीपी। तो बच्चों पहले नॉमिनल जीडीपी देख लेते हैं कि हमारा नॉमिनल जीडीपी में क्या लिखा हुआ है। आप लोग फोकस करेंगे सभी बच्चे किस पर, नॉमिनल जीडीपी की तरफ। तो देखो, नॉमिनल जीडीपी में क्या लिखा हुआ है, जीडीपी मेजर इन टर्म्स ऑफ करंट प्राइस। जैसा मैंने आपको बताया था, यहां पर प्राइस कौन सी रहती है, करंट प्राइस, यानी कि यहाँ P1 आ रहा था, याद है ना आपको नॉमिनल जीडीपी में। यानी कि कैसे निकाल रहे थे हम, नॉमिनल जीडीपी इज इक्वल टू क्या था हमारा, Q1 इंटू P1। तो प्राइस कौन सी थी हमारी, करंट ईयर की प्राइस थी। तो वही लिखा हुआ है इन सिंपल वर्ड्स में। देखो क्या लिखा हुआ है, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस produced in a economy during a given period of time measured at the price prevailing in that year। यानी जिस ईयर की आप देख रहे हो उसी ईयर का प्राइस माना जाएगा। ठीक है बच्चों, एक एग्जांपल दिया है, इफ द प्राइस ऑफ अ बुक ₹200 दिस ईयर एंड 100 बुक्स आर प्रोड्यूस्ड, देन नॉमिनल जीडीपी क्या हो जाएगी, इसी साल की क्वांटिटी और इसी साल का प्राइस दोनों का मल्टीप्लाई करा दिया, तो ये आगे साहब आपकी नॉमिनल जीडीपी। समझ में आ गया बच्चों। अब हम बात करते हैं किसके ऊपर, रियल जीडीपी। रियल जीडीपी पे आ जाइए, देखो यहां क्या लिखा हुआ है, रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, क्वांटिटी करंट ईयर की, लेकिन प्राइस बेस ईयर का, यही बताया था मैंने, P0 आता है। तो देखो, जीडीपी मेजर इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट बेस ईयर प्राइस, यानी प्राइस चेंज नहीं होती है। सिंपल वर्ड्स में देखो बच्चों क्या लिखा हुआ है यहां पर, इट इज द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced in an economy during a given period of time measured at the price of, इस पर अंडरलाइन करेंगे, बेस ईयर। ओके, किस पर, बेस ईयर पर, सेलेक्टेड ईयर टेकन एज रेफरेंस। जो भी आपको बताया जाएगा, क्वेश्चन बोलेगा कि इसको बेस ईयर लेना है, उस तरीके से आपको बेस ईयर मानना होगा। ठीक है बच्चों, एग्जांपल दिया है, इफ द बेस ईयर प्राइस ऑफ अ बुक्स 150 है, ये बेस ईयर की प्राइस है, एंड 100 बुक खरीदी जा रही थी, आर प्रोडक्शन इन दिस ईयर, रियल जीडीपी मतलब 150 जो प्राइस लेंगे हमने कौन सी लिए, बेस ईयर के लिए, पुराने साल की प्राइस लिए, और हमारी जीडीपी कितनी हो गई यहां पर, 1500 हो गई। यानी करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर का प्राइस लिया है हमने यहां पे। समझ में आ गया बच्चों। चलिए आगे मूव करते हैं। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, की डिफरेंस। की डिफरेंस क्या है, नॉमिनल जीडीपी मेजर एट करंट प्राइस, लेकिन रियल जीडीपी मेजर एट कांस्टेंट प्राइस। ये कांस्टेंट प्राइस पे मेजर की जाती है। ओके बच्चों, आगे देखिए, रियल जीडीपी शो द एक्चुअल चेंज इन द वैल्यू वॉल्यूम। यानी देखो मैंने बताया था ना कि एक्चुअल में कौन सा जीडीपी ज्यादा प्रभावित होता करता है हमारी कंडीशन को, अच्छी कंडीशन है या नहीं, वो रियल जीडीपी होता है। क्या लिखा हुआ है, रियल जीडीपी शो द एक्चुअल चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन व्हाइल नॉमिनल जीडीपी इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन प्राइस एज वेल एज चेंज इन आउटपुट। यानी कि नॉमिनल जीडीपी किससे अफेक्ट होती है, नॉमिनल जीडीपी दोनों से अफेक्ट होती है, प्राइस के चेंज होने से भी और आउटपुट के चेंज होने से भी। आप ही बताओ, इस साल देख, जैसे मान लो ए गुड्स, ठीक है, पिछले साल 100 रुपए की बन रहा था और प्राइस थी 50 रुपए, तो बताओ जीडीपी कितनी हो गई यहां पर, 5000। इस साल यही गुड्स 150 बन रहा है और प्राइस कितनी हो गई, 100। तो बच्चों यहां पर ना देखो, प्राइस भी बढ़ रही है और ये भी चेंज हो रहा है, क्या, आउटपुट भी चेंज हो रहा है इस गुड्स का। ये मान लो 2012 है और ये मान लो 2013 ले लेते हैं, 20 ले लेते हैं, ठीक है, 20 है। तो देखो 2020 में क्या हो रहा है, इसकी क्वांटिटी भी ज्यादा हो रही है और प्राइस भी चेंज हो रही है, तो दोनों की वजह से क्या हो रहा है, ये 15,000 आ रहा है। यानी दोनों अफेक्ट हो रही है, यहाँ पे क्वांटिटी तो चेंज हो ही रही है, इसके साथ साथ प्राइस भी चेंज हो रही है। लेकिन वहीं पे अगर आप क्या निकालो, रियल जीडीपी निकालो, तो रियल जीडीपी में यहाँ पर प्राइस तो कांस्टेंट रहेगी, प्राइस यहाँ चेंज नहीं होगी 100। तो रियल जीडीपी अगर हम निकालेंगे तो ये प्राइस अभी भी कितनी रहेगी,
बोलो जल्दी से। रियल जीडीपी में जो प्राइस रहेगी वो अभी भी 150 यूनिट तो चेंज हो गई रियल जीडीपी के लिए, लेकिन प्राइस यहां पर भी 50 ही रहेगी। जबकि नॉमिनल जीडीपी के लिए प्राइस कितनी हो गई थी, 100 हो रही थी। तो रियल जीडीपी जो होती है वो प्राइस की वजह से चेंज नहीं होती, वो किसकी वजह से चेंज होती है, सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज होती है। लेकिन नॉमिनल जीडीपी क्वांटिटी और प्राइस दोनों की वजह से चेंज होती है। इट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है सब, आगे देखिए। रिलेशनशिप बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी, दोनों में रिलेशनशिप क्या होता है बेटा, रियल जीडीपी इज इक्वल टू होती है नॉमिनल जीडीपी अपॉन जीडीपी डिफ्लेटर। इसे बोलते हैं हम जीडीपी डिफ्लेटर। हम कैसे निकालते हैं, तो इससे हम जीडीपी डिफ्लेटर भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो जीडीपी डिफ्लेटर का मतलब क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। देखिए जीडीपी डिफ्लेटर समझ लेते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर, इट इज द प्राइस इंडेक्स द मेजर द एवरेज चेंज इन द प्राइस ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन इकोनॉमी। यानी कि ये प्राइस के चेंज को बताता है कि कितना प्राइस चेंज हुआ, कितना प्राइस चेंज हुआ। समझ में, ये क्या बताता है, कितना प्राइस चेंज हुआ। अब यहां देखिए जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला होता है, जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे हम क्या निकालेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर को कैलकुलेट करेंगे। देखो बच्चों इसमें ना, इसको आपको एक्सप्लेन करके मैं बताता हूं, जरा ध्यान से देखेंगे कि मान लो हमारी नॉमिनल जीडीपी है, ऐसी ले लेते हैं 120, ठीक है जी। और जो रियल जीडीपी है ये कितनी है हमारी, मान लेते हैं ऐसे ही 100, ठीक है। तो बताओ मेरे को जल्दी से कि जीडीपी डिफ्लेटर कितना आया। सर जीडीपी डिफ्लेटर आया हमारा यहां पे इजिकल टू 120%, 120%, ठीक है। तो अब जरा मुझे बताओ कि यहां पर ये जो जीडीपी डिफ्लेटर आया 120%, यहां पर जो जीडीपी हम कंपेयर करते हैं, इसको हम 100 से कंपेयर करते हैं 100 से, ठीक है। तो अब बताओ जो पहले 100 रुपए की थी प्राइस, अब कितनी हो गई उसकी, 120 हो गई। जिसकी प्राइस 100 रुपए थी पहले, अब वही चीज कितनी की हो गई, 120 की हो गई। तो महंगाई कितनी बढ़ गई, 20 रुपए से महंगाई बढ़ गई। समझ में आ गया, यानी कि महंगाई हमारी कितनी बढ़ गई, हम ये बता सकते हैं 20 रुपए से महंगाई बढ़ गई। ये जीडीपी डिफ्लेटर शो करता है कि कितना महंगाई बढ़ा है, कितना इन्फ्लेशन बढ़ गया। तो जो चीज पहले जीडीपी डिफ्लेटर हमारा कितना 120 है, और हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, 100 पे हम कंपेयर करते हैं कि 100 से कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है बच्चों, एक और चीज एग्जांपल लेके समझा देता हूं मैं आपको इसी को। देखो मान लो इस बार नॉमिनल जीडीपी जो है हमारी वो है 150, ठीक है। और जो रियल जीडीपी है हमारी वो है, हम मान लेते हैं ऐसे ही 50, ठीक है। अब हमें ये निकालना है कि महंगाई कितनी बढ़ गई, ठीक है जी। हमें क्या निकालना है कि महंगाई कितनी बढ़ गई। तो देखो यहां पर आंसर कितना आएगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो सर यहां पर 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, एक 5 3 जा 15, तो आंसर आ गया सर 300, ठीक है। अब हम बच्चों 300 को कंपेयर कैसे करेंगे, यहां पर 100 से कंपेयर करेंगे जीडीपी डिफ्लेटर को। जीडीपी डिफ्लेटर किससे कंपेयर किया जाता है, हमेशा 100 से, ठीक है। तो बताओ मुझे कि 300 और 100 दोनों में कितना डिफरेंस है, 200 रुपए का। तो महंगाई कितनी बढ़ गई हमारे, 200 रुपए से इंक्रीज हो गई। तो इसे हम क्या बोलेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर। इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा आगे पॉइंट है हमारा इंपोर्टेंस ऑफ रियल जीडीपी। रियल जीडीपी की इंपोर्टेंस क्या क्या है, मतलब कहां कहां जरूरी है। तो देखो मेजर ट्रू ग्रोथ, अगर आपको सही ग्रोथ समझनी है तो आपको रियल जीडीपी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको बेटर कंपैरिजन करना है तो भी आपको रियल जीडीपी, क्योंकि अभी देखा था हमने नॉमिनल जीडीपी निकाल के तो हम कंफ्यूज ही हो गए थे, जबकि हमारा प्रोडक्शन कम हो गया था लेकिन हमको क्या लग रहा था हमारी जीडीपी इंक्रीज हो रही है। बेसिस फॉर पॉलिसी मेकिंग, यानी अगर हमको कोई पॉलिसी बनानी है तो इसका बेसिस क्या होगा, रियल जीडीपी होगी, राइट। तो तीन जगह कहां कहां, जहां पर हमें ट्रू ग्रोथ देखनी है कंट्री की, या हमें कंपैरिजन करना है, या हमको पॉलिसी बनानी है कोई, तो इन तीनों के लिए जरूरी क्या है, रियल जीडीपी को पढ़ना। तो रियल जीडीपी हमको इसलिए समझना जरूरी है बच्चों, इसलिए इंपोर्टेंस है रियल जीडीपी की। कुछ की नोट्स है उसे देख लीजिए। नॉमिनल जीडीपी टेल्स अस द साइज ऑफ द इकोनॉमी, हमको इकोनॉमी का साइज बताता है इन करंट प्राइस पर, किस पर, करंट प्राइस पर। लेकिन रियल जीडीपी जो बताता है हमको वो किस पर बताता है, एक्चुअल प्रोड्यूस कितना हुआ है हमारा, एक्चुअल, ठीक है। रियल जीडीपी इज बेटर इंडिकेटर
ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर। यही मैंने बताया था आपको कि जो रियल जीडीपी है ये बेटर इंडिकेटर है किस चीज के लिए, ग्रोथ के लिए, कि किसी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है या नहीं। आई होप आपको जीडीपी समझ में आ गया होगा, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी में हमेशा हम रियल जीडीपी इज इक्वल टू क्या होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस। प्राइस हमेशा बेस ईयर लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई प्राइस। प्राइस हमेशा कौन सी लेते हैं, हम करंट ईयर की लेते हैं। एक हमने पढ़ा जीडीपी डिप्लेटर। जीडीपी डिप्लेटर का मतलब क्या होता है, जीडीपी डिप्लेटर हमको बताता है कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई है। समझ में आया। तो अगर, और इसको हम कंपेयर करते हैं 100 से, जो भी जीडीपी डिप्लेटर आता है उसे हम 100 से देखते हैं 100 से महंगाई बढ़ी है या कम हुई है, क्योंकि हम 100 पे काउंट करते हैं परसेंटेज को। ठीक है, तो बच्चों जीडीपी डिप्लेटर जो भी आएगा वो क्या शो करेगा कि 100 से हमारा कितना प्राइस बढ़ गया। तो जीडीपी डिप्लेटर हम सिर्फ महंगाई को बढ़ने या कम होने के लिए देखते हैं, इन्फ्लेशन हमारा बढ़ा या कम हुआ। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जीडीपी की लिमिटेशंस क्या है उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलो इसे नोट कर लीजिए, मैं आपके सामने इसको प्रेजेंट कर देता हूं पूरे टॉपिक को एक साथ। नोट कर लीजिए बच्चों। तो बच्चों हमारा जो अगला टॉपिक है यह है लिमिटेशन ऑफ यूजिंग रियल जीडीपी एज इंडेक्स वेलफेयर ऑफ कंट्री। जैसे हमने अभी बात की कि जो रियल जीडीपी होता है ये इंडिकेटर होता है किस चीज का, कि हमारी इकोनॉमी की अच्छी कंडीशन है। यानी रियल जीडीपी हमेशा क्या बताता है कि हमारी कंट्री क्या कर रही है, सुधार कर रही है। बच्चों बताओ रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या था। सर रियल जीडीपी का फॉर्मूला था क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस। प्राइस कौन सी थी, बेस ईयर की। क्वांटिटी कौन थी, करंट ईयर की। तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्शन चेंज होगा, प्राइस अगर प्राइस का चेंज होने से इस पर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्राइस तो हम बेस ईयर की लेते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्शन चेंज होगा तो इस पर फर्क पड़ेगा। समझ में आया। तो रियल जीडीपी कब चेंज होगी, जब प्रोडक्शन चेंज होगा। समझ में आया। तो हम लिमिटेशन में क्या देखेंगे, कई जगहों पर प्रोडक्शन चेंज होगा, लेकिन उस प्रोडक्शन चेंज होने से भी हम ये नहीं मानेंगे कंट्री की ग्रोथ हो रही है। कई जगह पर ग्रोथ होगी, सोसाइटी का वेलफेयर होगा, लेकिन फिर भी हम ये नहीं मानेंगे कि हमारी रियल जीडीपी बढ़ेगी ही नहीं, यानी जीडीपी में चेंज ही नहीं होगा। तो ये जीडीपी की क्या हो जाएगी, लिमिटेशन हो जाएगी। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ जाता है एग्जाम में लिखवाने के लिए 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में। ओके बच्चों, तो चलो समझते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग आर द लिमिटेशन। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखो बच्चों यहां पर आपको देख रहा है एक पर्सन रिच है और एक पर्सन क्या है, पुअर है। समझ में आया। तो आप ही बताओ कि अगर इनकम ज्यादा हो रही है कंट्री में, कंट्री की इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है तो इसका मतलब क्या होगा, जीडीपी बढ़ रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि इनकम जो बढ़ रही है वो सारी की सारी इनकम किसको बिलोंग कर रही है, रिच को बिलोंग कर रही है। जो पुअर है इसके पास तो वो पैसा पहुंच ही नहीं रहा है। समझ में आया। क्योंकि जीडीपी में हम जो इनकम देखते हैं वो टोटल इनकम देखते हैं, हम जो प्रोडक्शन देखते हैं वो टोटल प्रोडक्शन देखते हैं। हम ये नहीं देखते कि रिच के पास कितना जा रहा है या पुअर के पास कितना जा रहा है। समझ में आया। तो जो इनकम जो इंक्रीज हो रही है वो इनकम इंक्रीज रिच के पास ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसका, और पुअर के पास कम हो रहा है। तो बताओ इससे सोसाइटी का वेलफेयर कहां हुआ। जीडीपी बढ़ रही है लेकिन समाज का वेलफेयर नहीं हुआ। समझ में आया। तो इस पॉइंट से इनकम इक्विटी नहीं होती, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में समानता नहीं होती। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि जीडीपी, रियल जीडीपी एक गुड इंडिकेटर यहां पर नहीं है। ये लिमिटेशन पढ़ रहे हैं बच्चों। तो देखो क्या लिखा हुआ है, जीडीपी इग्नोर्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड देयर विल बी नो इकोनॉमिक वेलफेयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इज नॉट इक्विटी वन। यानी कि जब इनकम की समानता नहीं है, जब इनकम सब लोगों की अलग अलग है, तो हम ये नहीं कह सकते कि जीडीपी अगर बढ़ रही है तो हमारी समाज का भी, इकोनॉमी का भी ग्रोथ हो रहा है। समझ में आया पहला टॉपिक। दूसरा पॉइंट हम देखेंगे इसमें, दूसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों। देखो दूसरा पॉइंट है हमारा कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी का मतलब क्या होता है, देखो बच्चों जीडीपी में क्या था, प्रोडक्शन हो रहा है, जीडीपी बढ़ेगी, रियल जीडीपी, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ेगी। लेकिन एक बात बताओ, आप सब लोगों के लिए कौन से प्रोडक्शन का होना जरूरी है। क्या अगर कोई कंट्री गोला बारूद बना रहा है, जैसा आप यहां पर देख रहे हो, ये क्या बन रहा है बेटा, गोला बारूद बन रहा है, ये जहां रफेल बन रही है, ये गन बन रही है, टैंक बन रहा है। बच्चों ये चीजें अगर कोई कंट्री मैन्युफैक्चर कर रहा है, क्या आप लोग इसे खाएंगे,
क्या आप लोग इसके खा के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो बेटा ये जो हमारा डिफेंस गुड्स मैन्युफैक्चर होता है, इससे बताइए मुझे कि कंट्री का क्या वेलफेयर हो रहा है, लोगों का क्या वेलफेयर हो रहा है? नहीं वेलफेयर हो रहा। वहीं अगर ये चीजें बनाई जाए खाने की, पहनने की, जो लोग हम यूज करते हैं, तो इससे समझ में आएगा कि हमारा यानी कि देश का वेलफेयर हो रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन ग्रोथ हो रही है। तो बेटा इसीलिए बोला जाता है कि लड़ाई झगड़े अच्छे नहीं होते। अगर किसी कंट्री का किसी के साथ वॉर चल रहा है और डिफेंस के लिए गवर्नमेंट एक अच्छा खासा बजट तैयार कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो सोशल वेलफेयर में अदर प्लेसेस पे यूज होने के लिए पैसा कम रह जाएगा और पैसा वहां चला गया, तो इससे सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो देखो प्रोडक्शन तो हो रहा है, ये गुड्स बने या ये गुड्स बने, प्रोडक्शन तो होगा। तो प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब प्रोडक्शन चेंज होने से रियल जीडीपी चेंज हो जाएगी। रियल जीडीपी प्राइस चेंज होने से नहीं होती है, लेकिन प्रोडक्शन चेंज होने से हो जाती है, जैसा भी हमने देखा। तो बच्चों बताओ, अगर इसका भी प्रोडक्शन होगा तो भी जीडीपी बढ़ जाएगी, लेकिन वो सही इंडिकेटर नहीं होगा कि सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है। यस या नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर मे बी increase in the GDP due to rise in production of defense goods, but that does not indicate the increase in the welfare of masses। यानी कि इससे ये नहीं होगा कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला पॉइंट है हमारा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज। अब यहां पर देखिए मॉनेटरी एक्सचेंज और नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में फर्क क्या है। देखो मॉनेटरी एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि जहां पर कोई गुड्स बना, हमने दुकान पे गए, उस दुकान से पैसे दिए हमने और उस गुड्स को परचेज कर रहे हैं, ऐसे बोलते हैं मॉनेटरी एक्सचेंज। बच्चों कुछ एक्सचेंज ऐसे होते हैं जो हम घर घर में कर लेते हैं, जानने वालों के बीच में कर लेते हैं कि भाई तेरे को इस चीज की जरूरत है, तू ये ले जा, मेरे को ये दे दे। पड़ोस में आज भिंडी बनी है, हमारे यहाँ पनीर बना है, चलो भिंडी उसके यहाँ से हम ले आते हैं, पनीर उसके यहाँ ले आते हैं। तो देखो अगर हम पनीर उसके यहाँ से न लेके आते तो हम क्या करते, पनीर को दुकान पर लेने के लिए जाते। जब दुकान पे लेने के लिए जाते तो इससे प्रोडक्शन बढ़ता, कंट्री का प्रोडक्शन इंक्रीज होता। लेकिन आपने अपनी जो चाहत है उसको पूरा कैसे कर लिया, एक दूसरे से एक्सचेंज करके। तो बताओ यहां पर क्या प्रोड्यूसर का यूज हुआ? तो जब प्रोड्यूसर का यूज नहीं हो रहा तो यहां पर प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ेगा तो यहां पर जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहां पर उल्टा होगा, जीडीपी नहीं बढ़ेगी लेकिन सोशल वेलफेयर होगा। देखो आप लोगों ने अपनी वांट को सेटिस्फाई कर लिया, आपको पनीर खाने की जरूरत थी, उसको भिंडी खाने की जरूरत थी, तो भिंडी के बदले पनीर ले लिया, लेकिन यहां पर सोसाइटी का वेलफेयर हो गया, वांट सेटिस्फाई हो गई, लेकिन हमारे प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। तो जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो जीडीपी नहीं बढ़ेगी। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, वेलफेयर हो जाएगा लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ेगी। पहले क्या हो रहा था, जीडीपी बढ़ रही थी लेकिन वेलफेयर नहीं हो रहा था। समझ में आ गया? तो यहां पर भी क्या जीडीपी सही इंडिकेटर होगा कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर हो रहा है या नहीं? जीडीपी कम भी रहेगी और कई बार क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा, समाज का वेलफेयर होगा, देश की कंडीशन अच्छी होगी जीडीपी के न बढ़ने पर भी। तो ये कौन सा इंडिकेटर, देखो ध्यान से, ये क्या कर रहा है, एक यह पॉटरमैन है, घड़ा ले रहा है, गर्मी अभी हो रही है बहुत ज्यादा, ठंडे पानी की जरूरत है और घड़े का पानी पी के हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसने क्या किया बेटा, अनाज दिया इस पर्सन को और इसने इसके बदले में क्या लिया, इससे घड़ा लिया। तो ये इसे हम क्या बोलते थे, वाटर सिस्टम, इसको हम बोलते थे वाटर सिस्टम बेटा, ठीक है। तो जो हमारा बार्टर सिस्टम होता था, इसमें हम पैसे का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि यहां पर सामान के बदले सामान एक्सचेंज होता है। तो इससे हम जीडीपी को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो अभी भी हम क्या कहेंगे कि भैया जीडीपी सही इंडिकेटर नहीं है। पढ़ के देख लीजिए साहब एक बार इसमें भी क्या लिखा हुआ है। तो देखो many activities are not evaluated in monetary terms, example water system, and these are not considered while calculating GDP। यानी प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो जीडीपी में जाएगा ही नहीं। जीडीपी में क्या जाता है, प्रोडक्शन जाता है। देयर इज अंडर एस्टिमेशन, तो जीडीपी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी जीडीपी, एंड हेंस जीडीपी इज नॉट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर। समझ में आया? तो ये सही इंडिकेटर नहीं होगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया बच्चों, नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज, पहला दूसरा तीसरा हमने 3 पढ़ लिए। आगे देखते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है इसमें, अगला देखते हैं साहब हम। अच्छा है साहब, हमारा नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नलिटीज। ये क्या होती है बेटा, बेटा एक्सटर्नलिटीज पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती हैं।
पॉजिटिव होंगी, लेकिन उससे प्रभाव पड़ेगा लोगों को, यानी कि हमारा वेलफेयर नहीं होगा, लेकिन उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू हम पे नहीं करेंगे, तो इसलिए सोसाइटी का वेलफेयर नहीं होगा। और कहीं कहीं हमारा क्या होगा, हमारे लिए फायदा होगा, देश का क्या होगा, डेवलपमेंट होगा, लेकिन उसकी कोई हम मॉनेटरी वैल्यू पे नहीं करेंगे, तो इसलिए वो भी हमारे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपके पड़ोस में एक बहुत अच्छा बाग लगा हुआ है, बगीचे लगे हुए, ठीक है, वहां से आप बहुत अच्छी हवा, ऑक्सीजन लेते हो, बहुत अच्छा ऑटोमोस्फेयर है वहां पर, एनवायरमेंट बहुत अच्छा है। बताओ आप लोगों के लिए फायदा है या नहीं है? बोलो जल्दी से। बहुत फायदा है सर, बहुत फायदा, बहुत अच्छी अच्छी हवा आती है सुबह सुबह। ठीक है बेटा, वेलफेयर हो गया। क्या आपने इसके बदले कोई प्राइस पे की? नहीं पे की। तो देखो, वेलफेयर हो गया, डेवलपमेंट हो गया, लेकिन जीडीपी नहीं बढ़ी, जीडीपी नहीं बढ़ेगी। उसी जगह पर अदर थिंग, एक पास में एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें से धुआं निकलता है, स्मोक फैलता है, उससे क्या हो रहा है, लोगों के आसपास प्रदूषण फैल रहा है, लोग परेशान हैं। तो बच्चों बताओ, यहां पर जो धुआं कर रहा है, स्मोक फैला रही है फैक्ट्री, क्या वो कुछ प्राइस पे कर रही है? उस पर कोई पेनल्टी लग रही है? नहीं लग रही। तो अगर वो पेनल्टी नहीं पे कर रही, तो यहां पर क्या हो रहा है, सोसाइटी यानी वेलफेयर का नीचे गिरना हो रहा है, यानी कि प्रदूषण फैल रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं हो रहा है। तो बताओ यहां पर क्या होगा, यहां पर जीडीपी में ये भी काउंट नहीं होगा। तो एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव होगी तो वो ऐड नहीं होगी, नेगेटिव होगी तो वो डिडक्ट नहीं होगी, दोनों ही से जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देख लीजिए यहां पर देखिए आप क्या लिखा हुआ है, इसमें मैं आपको पढ़ा देता हूं थोड़ा सा। देखिए एक्सटर्नलिटीज क्या होती हैं, कॉस्ट और बेनिफिट दैट अफेक्टेड अदर्स बट आर नॉट इंक्लूड इन मार्केट प्राइस, यानी कि उस पर कोई प्राइस पे नहीं करेंगे हम। पहले पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज देख लेते हैं बच्चों, यहां क्या लिखा हुआ जरा देखो। व्हेन एन इकोनॉमी एक्टिविटी बेनिफिट अदर बट द प्रोड्यूसर डज नॉट गेट पेड फॉर इट, लेकिन प्रोड्यूसर को उससे कुछ मिलेगा नहीं। जैसे मैंने क्या बोला था, यहां पर क्या किया है, ये प्लांटेशन किया है, समझ में आया, ये प्लांटेशन हुआ है, बहुत अच्छा बाग बगीचा लगा हुआ है, लेकिन यहां पर क्या है, क्लीन एयर मिलेगी हमको एंड वाटर मिलेगा, एनवायरमेंट फॉर एवरीवन, ये सबके लिए है। लेकिन बताओ क्या कोई पे करेगा उसके? आपके घर आसपास पार्क बने वगैरह बने हुए हैं, क्या आप पे करते हो किसी को वहां उस पार्क के बनने से? नहीं ना। आगे क्या लिखा हुआ जरा देखो, एजुकेशन, एन एजुकेटेड पर्सन बेनिफिट सोसाइटी थ्रू बेटर आइडियाज एंड स्किल्स। मान लो आप बहुत अच्छे पढ़े लिखे इंसान हो, आप सोसाइटी में बताते हो, उनको राय देते हो, सजेशन देते हो, और वो लोग आपकी बात मानते हैं और वो चेंज करते हैं, लेकिन वो आपको कुछ पे नहीं करते। बताओ अगर वो आपको पे नहीं करेंगे तो क्या यहाँ पर ये सर्विस में आएगा? क्या ये जीडीपी में ऐड होगा? नहीं होगा। लेकिन आपने तो लोगों का भला कर दिया, उनको ज्ञान दे दिया। ओके बच्चों, आगे वैक्सीनेशन, जो फ्री वैक्सीनेशन किया जाता है, प्रोटेक्ट अदर फ्रॉम डिसीजेस, नॉट जस्ट टू पर्सन वैक्सीनेशन, मतलब जो वैक्सीनेशन लगाई जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जाती है, राइट। तो यहां पर इससे क्या हो रहा है, भला हो रहा है, लोगों का भला हो रहा है, लेकिन क्या जीडीपी बढ़ रही है? इससे नहीं बढ़ रही है। ओके बच्चों, आगे ये नेगेटिव एक्सपेक्टेशन है, यानी कि यहां पर नुकसान होगा, वेलफेयर का नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, लेकिन ये भी जीडीपी इसमें नहीं इंक्लूड होगा। जैसे फैक्ट्री पॉल्यूशन, कोई फैक्ट्री पॉल्यूशन फैला रही है, तो पॉल्यूशन से क्या होगा बेटे, कंट्री का लॉस है, इससे हवा प्रदूषित होगी, लोगों को नुकसान होगा, लोग बीमार होंगे। तो लेकिन फिर भी यहां पर ये कोई पे नहीं होगा। ट्रैफिक कंडीशंस, मतलब जो ट्रैफिक होता है वहां पर हमारा क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है बहुत सारा, है ना, इसकी वजह से स्ट्रेस आती है हमारे माइंड में, ठीक है। तो इससे क्या हम, ये लोग हमको कुछ पे करते हैं जो ट्रैफिक बढ़ाते हैं? नो, कुछ भी पेमेंट नहीं होता। नॉइस पॉल्यूशन, जो नॉइस पॉल्यूशन होता है, जो लोग नॉइस पॉल्यूशन फैलाते हैं, क्या ये पेनल्टी पे करते हैं बच्चों? नो। तो बच्चों इससे सबसे क्या हो रहा है, यहां पर वेलफेयर, वेलफेयर का डाउन हो रहा है, वेलफेयर यानी कि इकोनॉमिक वेलफेयर कम हो रहा है, कंट्री का वेलफेयर डाउन हो रहा है, राइट। इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं बोलेंगे, सॉरी, कंट्री का वेलफेयर, सोसाइटी का वेलफेयर, राइट, देश का वेलफेयर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, लेकिन इससे जीडीपी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये होती है बच्चों एक्सटर्नलिटीज, यानी कि कुछ पॉजिटिव भी होती है, कुछ नेगेटिव भी होती है, लेकिन दोनों से ही जीडीपी न बढ़ती है न कम होती है। ओके, समझ में आ गया बच्चों? चलिए रिजल्ट क्या लिखा हुआ है जरा देखो, सोसाइटी बियर अ कॉस्ट। रिजल्ट क्या है, सोसाइटी बियर अ कॉस्ट, समाज कॉस्ट बियर करती है, न कि जो लोग फैला रहे हैं वो। यहां पर क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, बेनिफिट टू अदर, बेनिफिट होता है अदर को, लेकिन इसका कोई भी बेनिफिट नहीं होता, इकोनॉमिकली बेनिफिट नहीं होता, कुछ पे आउट नहीं होता है। ओके बच्चों, तो ये थे हमारे वो पॉइंट्स, कौन से पॉइंट,
जहां पर रियल जीडीपी सही इंडिकेटर नहीं होगा। किस चीज के लिए? कि देश हमारा तरक्की कर रहा है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के लिए वेलफेयर हो रहा है, हमारे देश के लिए, समाज के लिए अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये चारों पॉइंट्स आप याद रखेंगे। अभी हम आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक किए बिना नहीं जाएंगे आप लोग, और इसको जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।